अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे। सत्तारूढ़ बीजेपी ने हर बूथ पर 200 नए मतदाता जोड़ने का एक नया लक्ष्य तय किया गया है। The Election Commission issued a notice to former Chief of Naval Staff Admiral Arun Prakash. The Election Commission that did indeed serve a notice to the Nobel laureate Amartya Sen. No SIR, no vote. SIR वो 3 अक्षर जिससे आज आधा देश हिला हुआ है। करोड़ों हिंदुस्तानी घबराए हुए हैं कि उनका वोट आज खतरे में आ चुका है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन की वोटर रिवीजन एक्सरसाइज है, जो थियरी में, कम से कम थियरी में, ये एक्सरसाइज आपका और मेरा वोट देने का जो अधिकार होता है उसे और ज्यादा सुनिश्चित करती है। वोटर लिस्ट की साफ सफाई हो जाती है, मरम्मत हो जाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हड़बड़ी के चलते प्रेशर में आकर इस अधिकार को बहुतों के लिए पनिशमेंट बना दिया है। पिछले कई दशकों में यह इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन आज सबसे बड़े स्तर पर चल रहा है, जो इस वक्त 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है। कुछ जगह जैसे बंगाल यह इलेक्शन से ठीक पहले हो रहा है। ऑफिशियल तौर पर कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट को बस प्यूरिफाई किया जा रहा है, गलत नामों को काटा जा रहा है, वोटर डुप्लीकेशन को रोका जा रहा है, नए नाम ऐड किए जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्य क्या सिर्फ यही है? क्योंकि विपक्ष और जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं हो रहा है, यह एक्सरसाइज है एक्सक्लूजन के लिए, जहां धीरे धीरे माइनॉरिटी वोटर्स के वोटिंग राइट्स को भी खतरे में डाला जा रहा है। लेकिन विपक्ष क्या, यहां तो बीजेपी खुद चौंक रही है। हाल ही में आए नए ड्राफ्ट रोल्स के बाद 6.5 करोड़ वोटर यानी टोटल रजिस्टर्ड वोटर के करीबन 13% नाम इन 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। 13% का मतलब होता है हर 8 में से 1 वोटर का नाम अब कट चुका है, और यह है सिर्फ शुरुआत। इन नामों में कई ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को नए मुकाम तक पहुंचाया है। मशहूर एक्टर्स, नोबेल लॉरिएट, स्पोर्ट्स पर्सन, सर्विसमैन, पोएट्स। अब इन सबको अपनी पहचान, अपनी नागरिकता फिर से साबित करनी पड़ेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर भी उभरकर सामने आती है, जहां मुस्लिम समुदाय को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है SIR के चलते। और जो लोग इस पूरे प्रोसेस को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पोल वर्कर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उन पर इतना प्रेशर है कि पिछले कुछ महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। काम से रिलेटेड प्रेशर, स्ट्रेस के चलते पता नहीं उन्हें धमकाया गया है, तो किसी ने सुसाइड किया है, तो किसी का हार्ट अटैक हो गया है। इलेक्शन से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन को किस बात की तेजी लगी हुई थी, किस बात की हड़बड़ी है, या किस बात का डर है? बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट और रूल्स वायलेट होने की खबरें भी सामने आ रही है, जिसमें करोड़ों लोगों को इलेक्शन कमीशन के AI सॉफ्टवेयर ने सस्पिशियस मार्क कर दिया है, जिसके बाद उन्हें फिर से अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। तो सवाल यह उठता है कि अगर करोड़ों हिंदुस्तानियों का वोट का हक सुरक्षित नहीं है, तो ट्रू डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में हम समझेंगे इस जटिल मुद्दे को जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी हम कोशिश करेंगे। नंबर 1, SIR होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? नंबर 2, क्या और कितनी मिसमैनेजमेंट चल रही है कि बीजेपी तक परेशान है? नंबर 3, EC का क्या सिस्टम है ये, जो मशहूर और सम्मानित नागरिकों को भी अपनी पहचान साबित करने पर मजबूर कर रहा है? अब सोचिए बाकियों का क्या होगा जिनके पास कोई आवाज नहीं है। नंबर 4, क्या SIR वाकई डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बन गई है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है? नंबर 5, इतनी खामियां होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ये एक्सरसाइज इतनी घटिया तरीके से जारी क्यों रख रही है? अरे रोक दो थोड़े टाइम के लिए। नंबर 6, कोर्ट्स ने यह सब देखते हुए, जानते हुए कि SIR में बहुत लोचा चल रहा है, इस प्रोसेस को रोका क्यों नहीं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा डोर टू डोर वेरिफिकेशन ड्राइव है, जिसका मकसद इलेक्टोरल रोल्स को सही और एक्यूरेट रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है कि एक एरर फ्री वोटिंग लिस्ट बनाया जाए, जिसमें हर एलिजिबल सिटीजन का नाम सही तरीके से दर्ज हो और कोई भी इनएलिजिबल या डुप्लीकेट नाम को शामिल ना किया जाए। अब हमारे जैसे ज्यादा आबादी वाले देश में, जहां नौकरी और दूसरी वजह से लोगों का माइग्रेशन, रीसेटलमेंट अक्सर होता है, काफी बड़े मात्रा पर होता है, तो वोटर लिस्ट का टाइम टू टाइम पर रिवीजन होना जरूरी हो जाता है। साथ ही उन लोगों का जिनका देहांत हो गया है, उनके नाम को डिलीट भी करना जरूरी हो जाता है, इनएक्यूरेसीज को अवॉइड करने के लिए। आखिरी बार SIR 2 दशक पहले सन 2002 से 2004 के बीच में किया गया था, जिसके बाद 2025 में बिहार इलेक्शन से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने वहां SIR करवाया था।
अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा रही है, जिसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात एक्सेट्रा। तो एसआईआर के होने से और उसकी जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस फॉर्म में पिछले या करंट वोटर लिस्ट के मुताबिक जरूरी डिटेल्स पहले से ही होती हैं। बीएलओ लोगों को फॉर्म भरने में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं और फिर पब्लिक से भरा हुआ यह फॉर्म जरूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके प्रोसेसिंग के लिए डाल देते हैं। यह प्रोसेस इलेक्टर्स ऑनलाइन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी जाकर पूरा कर सकते हैं। फॉर्म्स रिसीव होने के बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार की जाती है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की कॉपी सभी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी शेयर होती है कि भाई आप लोग भी देख लो किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया जाता है। इस ड्राफ्ट पर किसी भी नाम को जोड़ने या हटाने के लिए क्लेम्स, ऑब्जेक्शन कोई भी वोटर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फाइल कर सकती है। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस पर फैसला होने के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सभी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अपॉइंटेड बूथ लेवल एजेंट्स को शामिल किया जाता है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, और जब एसआईआर होगा तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे, नाम कटेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जनवरी में पब्लिश हुए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स के मुताबिक 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लगभग 6.5 करोड़ इलेक्टर्स का नाम हटा दिया गया है। यह इन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के टोटल इलेक्टर्स के करीब 13% बनता है। इन नामों को एएसडी कैटेगरी में रख दिया गया है, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड या फिर डेड और डुप्लीकेट। कई राज्यों में ये नंबर्स काफी हैरान कर देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जो कि इस राज्य में पहले रजिस्टर्ड 15.5 करोड़ वोटर्स के आसपास जो थे उसका 19% है। और जो सारे डिलीशंस किए गए हैं इन 12 राज्यों में, एरियाज में, उसका 43% हिस्सा तो सिर्फ यूपी खा जाता है। गुजरात, जो कि बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है, वहां 70 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि पिछले वोटर लिस्ट का 14.5% है। वहीं बंगाल में 58 लाख वोटर नेम्स को डिलीट किया गया है, जो कि पिछले वोटर लिस्ट का करीबन 7.5% है। वेस्ट बंगाल में इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल रेटोरिक भी बना दिया है, उस पर फोकस कर दिया है कि ये जो नाम कटे हैं ये इलीगल बांग्लादेशी वोटर्स के नाम कट रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर मुस्लिम बताए गए हैं। इलेक्शन सर पर हैं, इसीलिए एसआईआर को लेकर खूब बयानबाजी चल रही है। बंगाल और दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इस मुद्दे पर आपको ढेर सारे इस्लामोफोबिक पोस्ट भी मिल जाएंगे। इस पोस्ट में बांग्लादेश से आए मुसलमानों को डेमोग्राफिक इन्वेजन बताया गया है और यह क्लेम किया गया है कि कैसे एसआईआर के जरिए इन मुस्लिम इन्फ्लिल्ट्रेटर्स को पहचान कर बाहर खदेड़ दिया जा रहा है। अब यह अलग बात है कि एसआईआर का काम सिटीजनशिप पहचानना, लोगों को बाहर निकालना नहीं है, वो एनआरसी का काम होता है। लेकिन चलिए अभी के लिए बात मान लेते हैं। तब भी डेटा कुछ और ही दिखाता है, कुछ और ही बयां करता है। बंगाल में सबसे ज्यादा डिलीशंस कोलकाता में होते हैं, ना कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। और वेस्ट बंगाल के डिलीशंस यूपी और गुजरात की तुलना में काफी कम है। इनफैक्ट यूपी में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटते देखकर बीजेपी की स्टेट लीडरशिप घबरा गई है। आने वाले चुनाव को लेकर अभी वो काफी चिंतित है। टॉप लीडरशिप ने स्टेट पार्टी लीडर्स को टारगेट दिया है कि इलेक्टोरल रोल फाइनल होने से पहले हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 वोटर्स का नाम आपको ऐड करने होंगे। तो क्या इसका यह मतलब है कि सालों से बीजेपी की सरकार यूपी और गुजरात में बांग्लादेशियों को शरण दे रही है? अगर हम बंगाल वाला लॉजिक यूपी और गुजरात में लगाने की कोशिश करें तो बांग्लादेशी कितने मिले यह सवाल मत पूछो, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत लगभग सभी राज्यों के एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट, गलतियां और हेराफेरी की खबर जरूर आई। इस पर डिबेट नहीं है। जैसे यूपी के बुलंदशहर में जांच के आदेश दिए गए जब यह बात सामने आई कि हिंदू मतदाताओं को मुस्लिम परिवारों के एड्रेसेस से जोड़ दिया गया है।
ये कैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा है, ये कैसी सेकुलरिज्म हो रही है। राजस्थान के एक बीएलओ का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे उन पर मुस्लिम वोट्स डिलीट करने का प्रेशर डाला जा रहा है। कीर्ति कुमार जयपुर के हवा महल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बूथ लेवल ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि उन पर बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 470 वोट्स का नाम आप हटा दो, जो उनके बूथ का लगभग 40% वोटर बेस है। कुमार का आरोप यह है कि डिमांड खासकर मुस्लिम वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो पहले ही सब वोटर्स का वेरिफिकेशन कर चुके थे, यानी वेरीफाइड वोटर्स को भी डिलीट करने का एक प्रयास हो रहा है। पूरी बस्ती ने हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख ली तू, बस्ती ने हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा, है ना? फिर आप जीत भी जाओगा, आराम से महाराज भी जीत जाओगा। नहीं, जीत को जाओगा, महाराज भी जीत जाओगा, फिर भी जीत जाओगा। और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राजस्थान में बीजेपी ने वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी एसआईआर फॉर्म्स का इस्तेमाल भी किया है। पार्टी का आरोप यह है कि उन असेंबली सेगमेंट्स को निशाना बनाया गया है जहां कांग्रेस कम मार्जिन से जीती थी, या जहां उनका वोट बैंक काफी ज्यादा मजबूत है, या फिर जहां दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट और पार्टी ने सीनियर नेताओं मिलकर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। पार्टी की तरफ से एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। वहीं वेस्ट बंगाल में अगर आप देखें तो करीबन 1 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए चिन्हित या फ्लैग किया गया है, जिससे लोगों में एक डर और गुस्सा बना हुआ है। वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में मामला इतना गर्मा गया कि एसआईआर हियरिंग्स के दौरान गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर अटैक हो गया। कहा जा रहा है कि इस अटैक में हजारों लोकल शामिल थे। 14 जनवरी को फरक्का में तृणमूल कांग्रेस के ही एक एमएलए की अगुवाई में लोकल्स ने बीडीओ ऑफिस पर ही हमला कर दिया, और अगले दिन उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के चौकलिया में एक भीड़ ने बीडीओ ऑफिस पर ही हमला बोल दिया, तोड़फोड़ कर दिया। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में एसआईआर के मिसमैनेजमेंट पर बार बार सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन को कई बार पत्र भी लिखे हैं। 12 जनवरी को ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अपना 5वां पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो क्लेम हियरिंग्स के दौरान वोटर्स अपनी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें कोई क्लियर एक्नॉलेजमेंट रिसीट नहीं मिलता और एक्शन भी नहीं होता। ममता बनर्जी ने एसआईआर को फंडामेंटली फ्लॉड बताया है, और यह बात भी उठाई है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किए गए 2002 के इलेक्टोरल रोल डिजिटाइजेशन के बाद बड़े पैमाने पर मिसमैच और जेन्युइन वोटर्स का गलत कैटेगराइजेशन हो रहा है। ईसी ने बिना किसी से पूछे, बिना प्रॉपर टेस्टिंग के इस एआई को डिप्लॉय कर दिया बंगाल में एसआईआर के लिए। इस एआई ने लोगों को अपने आप ऑटोमेटिकली समन्स जारी करना शुरू कर दिया, लोगों को बिना वजह हियरिंग्स के लिए बुलाना शुरू कर दिया, उन्हें समन्स भेजने लगे। इससे ऑब्वियसली लोग काफी एंजाइटी में आ गए, उनको हैरेसमेंट फील होने लगा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा है, या तो आप ग्लिचेस को तुरंत रेक्टिफाई करिए या फिर एसआईआर प्रोसेस को इमीडिएटली रोकिए। इंडिया में दशकों से इलेक्शन कमीशन ने एक इंक्लूजनरी वोटर लिस्ट बनाने का प्रयास किया है, यानी किसी भी नागरिक को अपने वोट देने का अधिकार, उससे वंचित आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जो हम एसआईआर देख रहे हैं, यह एक एक्सक्लूजनरी वोटर लिस्ट बनाने का तरीका है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमीशन के एआई को एक पेपर कम दिखा, एक छोटी गलती दिख गई, एक स्पेलिंग मिस्टेक दिख गया, तो गया तुम्हारा वोट देने का अधिकार। उसके बाद तुम ऑफिस के चक्कर लगाते रहो, चक्की पीसते रहो अपना नाम वापस वोटर लिस्ट में डालने के लिए। और यह तो कुछ भी नहीं, मशहूर पब्लिक फिगर्स का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो रहा है, जैसे वेरी फेमस बंगाली एक्टर और टीएमसी एमपी देव, क्रिकेटर मोहम्मद सामी, और इसके अलावा 7 जनवरी को नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन को भी हियरिंग के लिए नोटिस दिया गया कि भैया साबित करो, इकोनॉमिक्स में दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को हराकर तुमने नोबेल प्राइज जो जीता था, वो क्या भारत देश के लिए ही जीता था? वाह क्या सीन है। वहीं गोवा में फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश को भी एसआईआर के तहत अपनी पहचान एस्टैब्लिश करने को कहा गया। इस पर ट्विटर यानी एक्स पर उन्होंने एक सवाल उठाया कि भैया जिसका पेंशन पेमेंट ऑर्डर और लाइफ सर्टिफिकेट ऑलरेडी गवर्नमेंट डेटाबेस में अवेलेबल है, तो उनकी पहचान एस्टैब्लिश करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? अरे पूरी जिंदगी, अभी पिछले कितने सालों से आधार को हर चीज से लिंक करवाया है, बर्थ से लेकर डेथ से लेकर टॉयलेट जाने तक आपने आधार पैन लिंक करवाया
पाया है, लेकिन इसके बाद भी हमें सबूत देना पड़ रहा है। अब आप ही सोचिए, एक डेकोरेटेड वॉर वेटरन को, जिसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी गवर्नमेंट डेटाबेस में मौजूद है, उसे अपनी पहचान एस्टैब्लिश करनी पड़ रही है, उसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो सोचिए आम नागरिक, आम लोगों के पास, जिनके पास जेन्युइनली कोई लेगेसी डेटा नहीं है या कोई कागज नहीं है, जिनको दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कहर किस तरीके से गिर रहा होगा। अब नॉट टू से दैट ये सब जब होगा, लोग ये सब जब देखेंगे, तो इलेक्शन कमीशन की अपनी रेपुटेशन भी, उसकी भी धज्जियां उड़ रही हैं। तो क्या कारण है जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन इस एक्सरसाइज को इतनी पुअरली हैंडल कर रही है, इतनी परेशानी लोगों को हो रही है? इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के दौरान कई यू टर्न लिए हैं, काफी ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, काफी वायलेशंस दिखने को मिली है, जिससे अब कुछ चीजें साफ हो रही हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बात सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वोटर लिस्ट के एसआईआर के रूल्स को बदलने के लिए स्टेट ऑफिशियल्स को व्हाट्सएप पर इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दिए। ये इंस्ट्रक्शंस कुछ केसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटन ऑर्डर्स, रिटन कोड्स के खिलाफ जाते हैं। यह एलिगेशन सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने लगाया, जब तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इंडिपेंडेंटली कई स्टेट ऑफिशियल्स और ईसीआई के एक सोर्स से यह व्हाट्सएप मैसेज के कंटेंट को चेक करवा के वेरीफाई भी कराया है। 2 मैसेजेस पर लगभग सभी ऑफिशियल्स ने उंगली उठाई है और कहा है कि एसआईआर की लेड डाउन रूल्स के खिलाफ यह व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं। इन मैसेजेस में वोटर्स के इनिशियल रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को एडवांस माने पहले कर दिया गया है और ऑफिशियल्स को डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वोटर्स को एब्सेंट मार्क करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए किस लेवल की धांधली चल रही है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के मुताबिक ऑफिसर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बेसिस पर काम नहीं कर सकते हैं। सभी ऑर्डर्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल रिकॉर्डिंग और फाइलिंग सिस्टम के जरिए ही होते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना था, यहां तो व्हाट्सएप सरकार चल रहा है। इसके अलावा एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर मैलफंक्शन हुआ, जिस वजह से शुरुआत में ही सिर्फ 2 स्टेट्स में 3.66 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को सस्पिशियस टैग कर दिया। जैसे ही एआई सॉफ्टवेयर ने इन वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर फ्लैग कर दिया, इन वोटर्स की आइडेंटिटी, वोटिंग राइट, सिटीजनशिप सब गई पानी में। फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर उन्हें अपना सिटीजनशिप और वोटिंग राइट प्रूव करना पड़ेगा। जबकि एसआईआर के सेकेंड फेज के रिटन रूल्स में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स या वेस्ट बंगाल के सीईओ के तरफ से जो एसआईआर के इनिशियल रिटन ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में हैं, उनमें सॉफ्टवेयर के यूज के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करने के 2 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो फ्रॉडुलेंट वोटर्स पकड़ने के लिए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर पहले से ही डिफेक्टिव पाया गया था। 29 दिसंबर को जब इन्यूमरेशन फ्रेज पूरा हो चुका था, तब सीईओ वेस्ट बंगाल ने ऑफिस के स्टेट ऑफिशियल के सामने रिकॉर्ड पर यह माना कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज ढूंढने वाला सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन कर रहा था। सीईओ ने यह भी एडमिट किया कि इसका रीजन यह है कि जो बेस डेटा है, यानी 2002 का जो वोटर लिस्ट है, वो ठीक से डिजिटाइज ही नहीं हुआ। तो फिर गलतियां कहां से निकालोगे जब आपका कोर डेटा ही गलत है? इसके बाद सस्पिशियस वोटर्स के लिस्ट से डील करने के लिए रूल्स को एक बार फिर से बदल दिया गया। यह सब चल रहा है प्रोसेस के बीच में, रूल्स बदल रहे हैं। इस बार लिखित रूप में बदल दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को बताया गया कि कुछ इलेक्टर्स, शायद जिनका नाम सोशल मीडिया में उछल गया हो, उनको हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बेशक उन्हें पहले इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर नोटिस भेज दिया गया हो। तो सस्पिशियस माने जाने वाले मतदाताओं के जो संख्या है, उसे कम करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी कुछ बदलाव किया गया कि थोड़ा नंबर कम कर दिया जाए, आर्टिफिशियली डिफ्लेट कर दिया जाए। एक ऑफिशियल ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि वेस्ट बंगाल में वोटर्स पर जो स्क्रूटनी लगाई जा रही है, जो छानबीन हो रही है, वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। The nasty home minister, the naughty home minister.
चल क्या रहा है हमारे देश में? इतने बड़े पैमाने पर इतनी क्रिटिकल एक्सरसाइज का मजाक ही बन रहा है। आज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, कल बोल रहे हैं ठीक नहीं है, कल वो परसों बोल रहे हैं मैनुअल कर रहे हैं, फिर एल्गोरिथम चला रहे हैं, कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे हैं। इतने कम टाइम पर करोड़ों नागरिकों की जांच कर रहे हो, प्रेशर इतना ज्यादा है कि बीएलओज इस प्रेशर के चलते अपनी जान दे रहे हैं। बीबीसी ने उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कुछ बीएलओ से बात की, जिन्होंने बताया कि वो हर दिन 14-15 घंटे काम कर रहे हैं, बिना ठीक से सोए, आराम किए, खाए, बस कुछ मामूली पैसों के लिए। एसआईआर के दौरान 1 दर्जन से भी ज्यादा पोल वर्कर्स की मौत हो चुकी है। परिवारों का कहना है कि ये मौतें, चाहे आप सुसाइड कह लीजिए या हार्ट अटैक कह लीजिए, एसआईआर के काम के प्रेशर और स्ट्रेस और धमकियों की वजह से हुई है। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि बीजेपी एसआईआर को सिटीजनशिप सर्वे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। दिसंबर में पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया कि एसआईआर बीजेपी के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद वोट चोरी करना है। बिहार में एसआईआर को कई लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 13 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में एसआईआर के बाद 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये लोग या तो मर चुके थे या फिर कहीं और शिफ्ट कर चुके थे, लेकिन बाद में पता चला कि कई लोग जिंदा थे, जिसके बाद काफी कंप्लेंट्स भी दर्ज की गई। टीएमसी ने एसआईआर को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है और आरोप लगाया है कि यह वेस्ट बंगाल को चालाकी से कब्जा करने की कोशिश हो रही है। वेस्ट बंगाल उन कुछ राज्यों में से है जिसमें बीजेपी अभी तक अपना पॉलिटिकल ट्रैक्शन ठीक से नहीं बैठा पाया है और इलेक्शंस अब नजदीक हैं। एसआईआर से तमिलनाडु और केरला जैसे सदर्न स्टेट्स में भी काफी गुस्सा, काफी आक्रोश है। तमिलनाडु में रूलिंग डीएमके ने इस एक्सरसाइज का ऑफिशियली विरोध किया है। वहीं केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सरकार ने एसआईआर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है और इसे बैकडोर से किया गया सिटीजनशिप सर्वे बताया है। जब इतनी दिक्कतें सामने आ रही हैं, सिटीजन्स डर महसूस कर रहे हैं, ऑपोजिशन को जेन्युइन वोटर्स का नाम कटने की चिंता है, पोल वर्कर्स प्रेशर झेल रहे हैं, ईसी के प्रोटोकॉल्स, सॉफ्टवेयर फिक्स नहीं है, तो फिर क्या मजबूरी है कि आपको इतनी जल्दी एसआईआर करना ही है? थोड़ा आराम से भी कर सकते थे। जवाब आपको शायद क्विंट की इस रिपोर्ट में मिलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 की बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए को जबरदस्त मैंडेट मिलता है। बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए ने राज्य के 243 सीट्स में 202 सीट्स की जीत हासिल की। लेकिन अगर आप आंकड़े देखो, अगर आप मैथ्स में घुसो, तो यह जीत उन डिस्ट्रिक्ट्स तक भी फैली जो पहले ऑपोजिशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स माने जाते थे। एनडीए की जीत मुमकिन हो पाई उन 100 सीटों की वजह से जो 2020 से 2025 के बीच में कंप्लीटली फ्लिप हो जाती हैं। लेकिन इनमें 75 सीट्स ऐसी भी थी जहां जीत का मार्जिन वोटर रोल्स माने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान डिलीट किए गए वोटर्स की संख्या से कम थी। इससे यह सवाल जरूर उठता है कि इन सीट्स पर वोटर लिस्ट से नाम कटने से फायदा क्या एनडीए को हुआ? क्या ये डिलीशंस सोच समझकर की गई थी? पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव का कहना है कि प्रॉब्लम एसआईआर के 2 ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स को लेकर है जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। पहला, एन्यूमरेशन फॉर्म्स को जबरदस्ती भरवाना और दूसरा, सिटीजनशिप का प्रूफ मांगना। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आप हटा दोगे, वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रोसेस मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट तक नहीं पहुंचेगा। राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव द्वारा लिखे गए इस ओपिनियन पीस के मुताबिक सेकेंड फेज का डेटा, जो डिस्टर्बिंग पैटर्न्स, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो सामने आएगा। यह डेटा कंफर्म करता है कि एसआईआर के चलते वोटर लिस्ट से नाम हटने का या माइग्रेशन का या बांग्लादेश से कोई रिलेशनशिप नहीं है। गुजरात और गोवा जैसे इन माइग्रेशन स्टेट्स में भी वोटर लिस्ट उतनी ही तेजी से श्रिंक हुआ है जितना वेस्ट बंगाल और यूपी जैसे आउट माइग्रेशन स्टेट से हुआ है। डाटा यह भी दिखाता है कि एसआईआर के डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। हर एक स्टेट में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का जेंडर रेशियो ही बिगड़ गया है। इस पूरे प्रोसेस में आसाम इकलौता ऐसा स्टेट है जहां इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर नहीं किया।
वहां वोटर लिस्ट रिवीजन एक सिंपल और रिगरस तरीके से घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन से किया गया। ना कोई एन्यूमरेशन फॉर्म था, ना किसी से सिटीजनशिप प्रूफ मांगा गया। याद रखिए, यह अजीब तो है क्योंकि आसाम एक ऐसा राज्य है जहां सिटीजनशिप का इशू काफी सीरियस है, काफी गरमाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस एक्सरसाइज को कैरी करने के लिए डिटेल्ड और मेटिकुलस इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए थे। और नतीजा क्या हुआ देखिए, आसाम ने अपनी रिवीजन में 2.52 करोड़ वोटर्स के साथ शुरू की। इस दौरान 10.5 लाख के आसपास नाम डिलीट हुए और 10.5 लाख के आसपास नाम को ऐड किए गए। यानी रिसेंटली जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में टोटल वोटर्स की संख्या 2.52 करोड़ ही रह गई। मतलब अब तक आसाम इकलौता ऐसा राज्य है जहां 0% एक्सक्लूजन हुए हैं। आसाम ने प्रूव कर दिया है कि प्रॉब्लम वोटर लिस्ट में नहीं, प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में है। क्या एसआईआर सच में वोटर लिस्ट सुधार रहा है या फिर ऐसा एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है जिसका नतीजा चुनाव के बाद ही क्लियरली समझ में आएगा? क्या एसआईआर डेमोक्रेसी को बढ़ाने का फॉर्मूला है या चाणक्य नीति का एक हिस्सा है जिससे एक पार्टी विशेष को ही मुनाफा मिलने वाला है? सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। सवाल यह है कि आप इस क्रोनोलॉजी को समझ रहे हो या नहीं?